बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदी कक्षा 9वीं और आज का घटक है वाक्य के भेद। तो आज की इस हिंदी की तासिका में हम हिंदी व्याकरण का वाक्य के भेद इस घटक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। यहाँ पे परिभाषा का मतलब है व्याख्या। तो वाक्य की व्याख्या हम यहाँ पे देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और एक परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। मनुष्य जब अपने आचार और विचार का आदान प्रदान एक दूसरे से करता है तो वो जो शब्दों का उपयोग करता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। अभी हम देखते हैं वाक्य के प्रमुख भेद। वाक्य के प्रमुख दो भेद है। एक पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। यहाँ पे भेद का मतलब है प्रकार, यानी कि हम वाक्य के प्रकार ऐसा भी बोल सकते हैं और वाक्य के भेद ऐसा भी कह सकते हैं। अभी पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद का पहले हम अध्ययन यहाँ पे करते हैं। पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य। दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। आगे का प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य। इन 8 भेदों का अध्ययन हम करते हैं। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। अभी विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, यानी विधानार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है। परिभाषा का मतलब है व्याख्या, वो हम देखते हैं। विधानार्थक वाक्य में सरल विधान होता है। वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य को ही हम विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके हम कई उदाहरण देखते हैं। भारत एक देश है। इस वाक्य में खाली एक सरल विधान किया है और सकारात्मक विधान है, इसलिए ये विधानार्थक वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। तीसरा उदाहरण है दशरथ अयोध्या के राजा थे। बच्चों, ये तीनों उदाहरण आप देख सकते हैं, खाली एक सरल विधान है, इसलिए ये तीनों वाक्य विधानार्थक वाक्य है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं निषेधार्थक वाक्य। यहाँ पे निषेध का मतलब है नकार। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से निषेध या नकार व्यक्त किया जाता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य को
निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। मैंने दूध नहीं पिया। इस वाक्य में नहीं, ये जो शब्द है ये नकार दर्शाने वाला शब्द आया है, इसलिए ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, सरिता ने खाना नहीं खाया। इस वाक्य में भी खाना नहीं खाने की क्रिया दर्शाने वाला नहीं, ये निषेधार्थक शब्द आया है, इसलिए ये वाक्य भी निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण है, वह इस काम को नहीं करेगा। इस प्रकार से बच्चों, जिन वाक्यों में नकार दर्शाने वाले शब्द आते हैं या कार्य न होने का भाव प्रकट किया जाता है, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य को ही हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके हम उदाहरण देखते हैं। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? बच्चों, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और अंत में प्रश्न चिन्ह भी आया है, तो प्रश्नार्थक वाक्य समझना बहुत ही आसान है। जिस वाक्य में अंत में प्रश्न चिन्ह आता है उसे हम तुरंत ही प्रश्नार्थक वाक्य कह सकते हैं। तो इस वाक्य में क्या, ये जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह है, इसलिए ये जो वाक्य है ये प्रश्नार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला। इस वाक्य में कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह आया है, इसलिए ये वाक्य भी प्रश्नार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण है, दशरथ कहाँ के राजा थे। इसमें भी वही है, कहाँ ये प्रश्नार्थक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह है, इसलिए ये वाक्य भी प्रश्नार्थक वाक्य है। तो प्रश्नार्थक वाक्य में हमेशा एक प्रश्नवाचक शब्द होता है और अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। चौथा प्रकार हम देखते हैं आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा ऐसी है, जिस वाक्य में आज्ञा आदेश दिया जाता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, तुम बाहर बैठो। इस वाक्य में बाहर बैठने की आज्ञा दी गई है, इसलिए ये वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, सीमा तुम घर जाओ। यहाँ पे सीमा को घर जाने की आज्ञा या आदेश दिया है, इसलिए ये वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण है, सरिता जल्दी खाना बनाओ। यहाँ पे सरिता को जल्दी खाना बनाने की आज्ञा दी गई है, इसलिए ये वाक्य भी आज्ञार्थक वाक्य है। तो जिस वाक्य में हमें आज्ञा या आदेश दिया जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। पांचवा प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इच्छार्थक वाक्य के उदाहरण देखते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। नव वर्ष मंगलमय हो। आपकी यात्रा शुभ हो। बच्चों, इन तीनों वाक्यों में किसी इच्छा या आकांक्षा व्यक्त की है, इसलिए ये तीनों वाक्य इच्छार्थक वाक्य होते हैं। आगे का प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य।
विस्मयादि बोधक वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। यहाँ पे विस्मयादि बोधक में जो विस्मय शब्द है उसका अर्थ है आश्चर्य। विस्मय का मतलब है आश्चर्य। जिस वाक्य में मन का विस्मय, आश्चर्य, खेद, घृणा इनमें से कोई भावना प्रकट होती है तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण हम अभी देखते हैं। अहा, कितना सुंदर उपवन है। इस वाक्य में बच्चों आप देख सकते हैं अहा, ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक शब्द है और विस्मयादि बोधक शब्द के साथ ही विस्मयादि बोधक चिन्ह भी वहां पे आया है। इसलिए ये जो वाक्य है ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है ओह, इतनी ठंडी रात है। इस वाक्य में भी ओह ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक शब्द है और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आया है। तीसरा उदाहरण, हाय, कैसी भयावह दुर्घटना थी वह। इस वाक्य में हाय ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। तो बच्चों इन तीनों वाक्यों से आप देख सकते हैं कि जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है तो वो वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। सातवां प्रकार हम देखते हैं संकेतार्थक वाक्य। इस संकेतार्थक वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य को ही हम संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। यदि बारिश होती तो ही अच्छी फसल आती। अच्छी फसल आने के लिए हमें बारिश की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए ये वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सफल होने के लिए हमें परिश्रम की जरूरत है, इसलिए वाक्य में कहा है अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो दोनों वाक्यों में हम देखते हैं एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए ये दोनों वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। आठवां प्रकार देखते हैं संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। जिन वाक्यों में संदेह यानी शक का बोध होता है उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे संदेह ये जो शब्द है इसका अर्थ है डाउट। अंग्रेजी में हम संदेह को डाउट ऐसा कहते हैं और शक ऐसा भी कहते हैं। तो जिस वाक्य में संदेह होने का बोध होता है उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। संदेहार्थक वाक्य को ही संदेहवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। शायद आज बारिश होगी। बारिश होगी या नहीं होगी ये हमें कंफर्म पता नहीं है, खाली ऐसा अंदाजा हमने लगाया है, ऐसा हमने सोचा है, ऐसा संदेह व्यक्त किया है, इसलिए ये वाक्य संदेहार्थक वाक्य है। चाय आती ही होगी। शायद आज मेरा दोस्त आए। दोस्त आएगा कि नहीं आएगा ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा हमें अंदाजा किया है, ऐसा हमें संदेह व्यक्त किया है, इसलिए ये जो तीनों वाक्य है ये संदेहार्थक वाक्य है। बच्चों संदेहार्थक वाक्य में ज्यादातर शायद इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्वाइन विथ वीडियो। तो आज हमने अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है उनका यहाँ पे अध्ययन किया है। अभी हिंदी अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है, 8 भेद के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसकी एक मैंने तालिका यहाँ पे दी है। तो हम
हर एक वाक्य के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पे संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य। इसमें सरल विधान होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। विधानार्थक वाक्य में एक सरल विधान होता है। निषेधार्थक वाक्य में नकार दर्शाने वाले शब्द नहीं, मत ऐसे शब्द इस वाक्य में आते हैं, नकार दर्शाने वाले। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। इसमें कौन, क्या, कहा, कब, किसने इस टाइप के शब्द आते हैं। और अंत में जब वाक्य खत्म होता है यानी अंत में प्रश्न चिन्ह आता है। आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया जाता है। इच्छार्थक वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भाव होते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है? विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोष्टक में मैंने दिए हैं, हाय, अरे, ओह, उफ, काश, हे भगवान। और वो जो शब्द आते हैं उनके साथ ही विस्मयादि बोधक भी चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। संकेतार्थक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। और संदेहार्थक वाक्य में ज्यादातर शायद इस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो 8 भेद है अर्थ के आधार पर, उनको ध्यान में रखने के लिए आपको ये चीजें सारी ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी हमारी जो हिंदी की कृति पत्रिका है यानी प्रश्न पत्रिका है, उसमें ये जो घटक है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसके ऊपर 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न किस प्रकार का आता है ये अभी यहाँ पे हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे परिवर्तन का मतलब है बदल कीजिए। कृति पत्रिका में हमें ऐसा वाक्य दिया जाता है और कोष्टक में सूचना दी जाती है। कोष्टक में जो सूचना दी गई है उसके अनुसार ही हमें वाक्य को परिवर्तित करना है यानी वाक्य को बदलना है। तो यहाँ पे वाक्य दिया है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इस वाक्य को हमें कोष्टक में जो सूचना दी है उसके अनुसार बदलना है। तो कोष्टक में हमें दिया है आज्ञार्थक वाक्य, तो इस वाक्य को हमें आज्ञार्थक वाक्य में ही बदलना है। तो इसका आज्ञार्थक वाक्य ऐसा होगा, तुम अपना ख्याल रखो। दूसरा उदाहरण है, उमा ने गाना गाया। इस वाक्य को हमें निषेधार्थक वाक्य में बदलना है यानी वाक्य में हमें नकार दर्शाना है। तो वाक्य ऐसा बनेगा, उमा ने गाना नहीं गाया। तीसरा उदाहरण है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। इस वाक्य को हमें संदेहार्थक वाक्य में बदलना है। वाक्य ऐसा बनेगा, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। आगे का उदाहरण है, हाय मेरे घर पर छापा पड़ा। इस वाक्य को हमें विधानार्थक वाक्य में बदलना है। तो विधानार्थक वाक्य ऐसा होगा, मेरे घर पर छापा पड़ा। आपको जो तालिका मैंने दिखाई थी वो याद रखनी है। आपने जो वो तालिका ध्यान में रखी तो आपको ये सारे वाक्य आसानी से आएंगे। विधानार्थक वाक्य बनाते समय आपको सरल विधान बनाना है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। पांचवा उदाहरण है, मुन्ना स्कूटर चलाता है। इसको हमें संकेतार्थक वाक्य में बदलना है। वाक्य ऐसा बनेगा, यदि मुन्ना स्कूटर चलाता तो सीख जाता। आगे का उदाहरण है, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। इस वाक्य को हमें प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है
और अंत में प्रश्न चिन्ह आया है। 7वां उदाहरण है मुकेश सब्जी बनाता है। इस वाक्य को हमें विस्मयादि बोधक वाक्य में बदलना है। तो वाक्य ऐसा बनेगा, वाह मुकेश सब्जी बनाता है। तो यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक शब्द और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह आना जरूरी है, तो ही विस्मयादि बोधक वाक्य हम बना सकते हैं। अभी यहाँ पे एक वाक्य मैंने दिया है, मेघा रोटी बनाती है। इस वाक्य को हमें पूरे जो 8 भेद है यानी 8 प्रकार है उसमें बदलना है। तो मेघा रोटी बनाते हैं, इस वाक्य के 8 में कैसे परिवर्तन होता है ये हम देखते हैं। ध्यानार्थक वाक्य कैसा होगा, मेघा रोटी बनाती है। निषेधार्थक वाक्य कैसा होगा, तो मेघा रोटी नहीं बनाती है। निषेध आया है, नकार आया है। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, क्या मेघा रोटी बनाती है। यहाँ पे क्या प्रश्नार्थक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह है। आज्ञार्थक वाक्य, मेघा रोटी बनाओ। यहाँ पे आज्ञा दी गई है, मेघा रोटी बनाओ। इच्छार्थक वाक्य, मेघा को रोटी बनानी चाहिए, खाली इच्छा व्यक्त की है। विस्मयादि बोधक वाक्य, अरे मेघा रोटी बनाती है। यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया है और वो शब्द है अरे। संकेतार्थक वाक्य, यदि मेघा रोटी बनाती तो गोलू भूखा न जाता। और संदेहार्थक वाक्य, मेघा रोटी बनाती होगी, खाली संदेह व्यक्त किया है, शक व्यक्त किया है, मेघा रोटी बनाती होगी। तो बच्चों, वाक्य के जो प्रमुख भेद का पहला भेद है अर्थ के आधार पर, उसके जो 8 भेद है उनका अध्ययन हमने किया है। तो आशा है कि ये सारे 8 भेद आपके समझ में आए होंगे। अभी हम देखते हैं जो दूसरा प्रकार था रचना के आधार पर, उनके भी 3 भेद है, उनका भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य की परिभाषा क्या है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को ही हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य के जो उदाहरण है उसमें एक ही कर्ता आता है और एक ही क्रिया आती है। क्रिया को हम मराठी में क्रियापद कहते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण हम देखते हैं। मुकेश पढ़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकेश ये एक ही करता है वाक्य में और पढ़ता है एक ही क्रिया है, इसलिए ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य है। मीना ने भोजन किया, इस वाक्य में मीना ये एक ही करता है, इसलिए ये वाक्य भी सरल वाक्य है। तीसरा उदाहरण, बिजली चमकती है, यहाँ पे भी बिजली चमकती है एक ही करता है और सीधा साधा एक ही विधेय है, एक ही विधान है, इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य है। दूसरा जो प्रकार है संयुक्त वाक्य, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो पहले हम ध्यान में रखना है कि संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, कभी कभी 2 से अधिक भी सरल वाक्य आते हैं। और 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय यानी समुच्चय बोधक जो शब्द है मैंने यहाँ पे कोष्टक में दिए हैं, वो है और, किंतु, और, परंतु, क्योंकि, या, तथा। ये जो समुच्चय बोधक शब्द है वो ये सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
अभी इसके हम उदाहरण देखते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया, शाम को लौट आया। दो सरल वाक्य है और सरल वाक्यों को जोड़ने का काम और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। बादल आए, पानी नहीं बरसा। दो अलग सरल वाक्य है और उनको जोड़ने का काम किंतु इस समुच्चय बोधक ने अव्यय ने किया है, इसलिए ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी, बच्चों को आनंद आया। दो सरल वाक्यों को पर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है, इसलिए ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो ही उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य जो वाक्य है वो उपवाक्य होते हैं, उसे ही हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी ये जो रचना के आधार पर तीन प्रकार हमने देखे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस घटक पर भी हमें हिंदी की कृति पत्रिका में 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। वो किस प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रचना के आधार पर पहचान कर वाक्य का भेद लिखिए। तो पहला उदाहरण यहाँ पे है, रोहन खेलता है। ये जो वाक्य है इसे हमें खाली पहचानना है, ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, खाली हमें पहचान कर उनका उत्तर लिखना है। तो रोहन खेलता है सरल विधान है, इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये वाक्य है मिश्र वाक्य। तीसरा उदाहरण है, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। अभी ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत परिश्रम किया, सफल हो गया। दोनों सरल वाक्यों को इसलिए इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। सीता खाना खाती है। ये वाक्य सरल वाक्य है। पांचवा उदाहरण है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। ये भी सरल वाक्य है। जब वाक्य में एक ही कर्ता आता है तो वो वाक्य सरल होता है। छठा उदाहरण है, डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए। ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। सातवां उदाहरण है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ये वाक्य मिश्र वाक्य है। आगे का उदाहरण है, उसने कहा और मैं मान गया। वाक्य में और ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है और इस अव्यय ने उसने कहा मान गया ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। आगे का उदाहरण है, यदि इंसान के पास ज्ञान नहीं है तो वह आगे बढ़ नहीं सकता। ये वाक्य मिश्र वाक्य है। बिजली चमकती है। यहाँ पे
सरल विधान है, इसलिए ये सरल वाक्य है। तो बच्चों, आज की तासिका में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे हिंदी व्याकरण के घटक का अध्ययन किया है। वाक्य के भेद, उनके जो उप प्रकार है, उनका भी अध्ययन यहाँ पे हमने किया है। पहला था अर्थ के आधार पर जो वाक्य के आठ भेद थे, उनका अध्ययन किया। बाद में रचना के आधार पर जो 3 घटक है, उनका भी अध्ययन हमने यहाँ पे किया है। 2 अंक के प्रश्न इस घटक के ऊपर हमें प्रश्न पत्रिका में आते हैं। तो मुझे आशा है कि ये 2 अंक आपको इस तासिका में बाद में जरूर मिलेंगे। आशा है कि आज का ये जो घटक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।